जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 23 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 13 जनवरी 2021 को जो पहली 3 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, इसमें आपको पर्सनवाचक स्त्रियां के स्थान पे बताना है क्या आएगा। अब 9 है, 9 के बाद में 36 यानी ये 3 की स्क्वायर आ गई, और ये यहाँ पे 6 की स्क्वायर आ गई, और ये 12 की स्क्वायर आ गई, और आगे बताना है। तो देखो भाई यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, ये 3 का दुगुना कर रहा है, फिर 6 का दुगुना कर रहा है, और उसके बाद में फिर क्या करेगा 12 का दुगुना करेगा, और 12 का दुगुना क्या हो जाए तो 12 का दुगुना है वो 24 होगा, और 24 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगीय अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो उसे एस्ट्रोसेट के रूप में जानते हैं। एस्ट्रोसेट को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगीय अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है भी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में है 1000 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं, एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां हैं वो उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत आपको बताना है, लगभग कितना होगा। अब देखो भी 1000 टोटल है वो 1000 है। अब 1000 में से क्या है 40% पास हो गए, तो 1000 का 40% आप निकाल लो भी तो कितना हो जाएगा, यानी 400 पास हो गए। 400 है वो पास हो गए, तो यहाँ पे फेल कितने हो गए, फेल है वो 600 हो गए भी। ठीक है, उसके बाद में 600 लड़कियां हैं, 600 लड़कियों में 35% लड़कियां हैं वो क्या होगी, पास होगी। 35% लड़कियां पास हो गई तो इसका 35% निकालोगे, 6 पंजा 30 और 6 पंजा 30 3, और उसके बाद में 6 3 18, 18 और 3 21, यानी 210 लड़कियां हैं वो पास हो गई। तो बाकी बच गई कितनी, तो बाकी है वो यहाँ पे कितनी बचेगी, 0 और 10 में से 1 जाएगा 9, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 390 है वो क्या होगी, फेल हो गई। अब इसमें आपको बताना है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो गए भी, तो टोटल अनुत्तीर्ण है वो 0 9 और 9, यानी 990 है वो टोटल क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। टोटल है कितने, तो 1000 तो लड़के हैं और 600 क्या है लड़कियां हैं, तो 1600, यानी 990 इसमें आ जाएगा। 990 है वो क्या है, अनुत्तीर्ण है, 990 अनुत्तीर्ण है, और यहाँ पे कितने में से है, तो 1600 में से, और अपॉन में 100, तो इसमें आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट कर दो, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 8 16, और 2 चौके 8 बच गया, 1 19, 2 निम 18 बच गया, 1 2 5 10, तो 495 के ऊपर है वो 8 का भाग लगा दो भी, तो 8 सिक्का 48 हो जाएगा। कितना बच गया, 1 15 और 8 एकम 8, तो लगभग 61 के करीबन आ जाएगा भाई, 61.88%। इसमें एक ही ऑप्शन है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। लड़का है वो वैश्य होकर के, एक प्रकार से लड़का है वो बड़ा होकर के आदमी बनता है, तो इसी प्रकार से बच्चा है वो वैश्य होता है भी, बच्चा है वो वैश्य होता है। या फिर ये बोले भी लड़का आदमी के अंदर आता है, तो लड़का है वो आदमी के अंदर आता है, तो बच्चा है वो वैश्य के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें है हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी भी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो भाई ये कोई एक घनाभ है, ठीक है। अब इस घनाभ को, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, ये जो घन है इस घन की भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है भी, और इसको एक दूसरे घन के साथ में क्या है अटैच कर दिया जाता है, और इसकी भी भुजा कितनी है तो इसकी भी 10 है। अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 इसकी हो जाएगी और 10 इसकी, तो टोटल है वो 20 लंबाई हो जाएगी। एक घनाभ बना दिया जाता है तो लंबाई में चेंज होगा, बाकी आपकी चौड़ाई है वो कितनी होगी, 10 होगी, और आपकी जो ऊंचाई है वो भी कितनी होगी, 10 होगी, लेकिन लंबाई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी भी। अब यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो आप, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 लंबाई कितनी है अभी 20 है, 20 का 10 के साथ में गुणा तो 200, प्लस में फिर 10 का 10 के साथ में गुणा तो 100 और प्लस में 200। तो यहाँ पे इस सभी को जोड़ो, 200 और 200 400 यानी 500, और 500 दुआ कितना हो जाता है 1000। तो यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन है वो 0.04 मीटर क्यूब है, तो तालाब के जल स्तर में कितने की वृद्धि होगी। अब देखो भी एक आदमी है वो 0.04 सेंटीमीटर 0.4 मीटर क्यूब 0.4 मीटर क्यूब इसमें क्या है पानी का क्या करता है, ये विस्थापन करता है। एक का मान इतना आ गया आपके पास में, तो यहां पे यानी एक आदमी इतना करता है तो 500 आदमी कितना करेंगे, तो 500 से गुणा कर दो भी। तो यहां पे 00 और 4 5 20, 00 और 4 5 20 कहने का मतलब है 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 20 मीटर की क्यूब है वो पानी का विस्थापन कर देंगे। अब देखो भी उस घनाभ का यहाँ पे आयतन, यानी आयतन आपको दे रखा है, तो इस घनाभाकार आयतन का आपको आयतन याद करना है। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है भी। तो लंबाई है 80, चौड़ाई है यहाँ पे 50 और ऊंचाई आपके पास में है नहीं, तो h रख दो और बराबर में क्या रख दो 20 रख दो। अब यहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा, तो h बराबर है वो यहाँ पे ये क्या है 80 और 50 गुणा में है, तो ये 80 इसके भाग में आ जाएगा और 50 भी इसके भाग में आ जाएगा। तो b एकम b, b चौका 80। अब ये आपके पास में कितना आ जाएगा 4 5 20 यानी 1/200 मीटर आ गया, ये 1/200 मीटर आ गया। अब आपको तो सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है आंसर, सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है तो 100 से क्या कर दो गुणा कर दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा करोगे तो ये 100/200 आ जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल यानी 1/2 यानी आधा। आधे को क्या लिख सकता हूं, तो 0.5 लिख सकता हूं, 0.5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा मुझे वह संख्या बताओ। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक लेकिन 9 से कम। 4 से तो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, 4 से तो अधिक यानी 5 6 7 और 8, लेकिन क्या है 9 से कम होना चाहिए। तो यानी ये कॉमन संख्या कितनी आ गई, 4 संख्या आ गई भी 5 6 7 और 8। इसके अलावा यह 7 से अधिक होनी चाहिए, यानी 7 से तो अधिक होनी चाहिए, तो 7 से अधिक होगा तो यानी 8, लेकिन 11 से कम होनी चाहिए, तो 11 से कम होगा तो यानी 9 और 10, 11 से कम होगा तो ये यहाँ पे इस प्रकार से ये बन जाएगा। भी पहली कंडीशन में उसने बोला भी 4 से अधिक होनी चाहिए, तो 4 तो आएगा नहीं, 4 से अधिक यानी 5 6 7 और 9 से कम होना चाहिए, तो 9 नहीं आएगा। तो 4 5 6 7 और 8 5 6 7 और 8 ये कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में इसने बोला भी इसके अलावा यह 7 से अधिक होनी चाहिए, 7 से अधिक होनी चाहिए यानी 7 नहीं आएगा, फिर 8 और उसके बाद में 11 से कम होनी चाहिए यानी 11 नहीं आएगा, तो 8 9 और 10। अब इसमें वह संख्या बताओ, तो उस संख्या वह संख्या बतानी है, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर एक ही संख्या कॉमन आ रही है, वो संख्या है 8। तो यहाँ पे 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
तो लिथुएनिया हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बाइनरी भाषा का यूज किया जाता है, और बाइनरी भाषा है वो 0 और 1 होती है। भी क्या होती है? 0 और 1 होती है। 1 का मतलब होता है ऑन, और यहाँ पे यानी 0 का मतलब ऑन, 1 का मतलब ऑन हो गया, और 0 का मतलब हो जाएगा ऑफ। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी इसको पढ़ लेते हैं। स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है। तो ये 31% संकुचित हुई है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? वर्ष 1969 के अंदर है वो, भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको प्रश्न दे रखा है भी, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? क्या संयुक्त जो परिवार है वो एकल परिवार से बेहतर है क्या? ये तर्क आपको बताना है। हाँ, संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बंट जाता है। बिल्कुल सही बात है। संयुक्त परिवार होंगे, जैसे संयुक्त परिवार के अंदर ये मान लो भी 10 है, संयुक्त परिवार के अंदर 10 सदस्य है, तो 10 सदस्य है तो काम का जो भार है वो 10 आदमियों के ऊपर होगा। भी काम का भार है वो अलग अलग हो जाएगा, 10 आदमियों के ऊपर होगा। और संयुक्त परिवार में सुरक्षा है वो सुनिश्चित होती है, एक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। संयुक्त परिवार के अंदर भी आपको क्या है, इस 10 सदस्यों की ही क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। ध्यान उसके बाद में बिल्कुल सही है ये, नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता। एकल परिवार जैसे हम 2 हमारे 2, तो यानी टोटल है वो कैंडिडेट 4 हो गए। अब 4 कैंडिडेट हो गए तो ये क्या है, एक स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना काम है वो निश्चित तौर पे कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार के अंदर है वो एकजुट होकर मिल मिलाकर के काम करना पड़ता है भी। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये इस अकॉर्डिंग अगर अपन देखें स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों है वो इसमें सही है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है यूएनडीपी। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो यूएनडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो वो है पेड़ों और वनों को बचाना। पेड़ों और वनों को बचाना ही चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे के सारे आपको करवा रखे हैं। 2022 के अंदर ग्रुप डी का पेपर हुआ था पिछला, और वो 99 पारियों के अंदर हुआ था भी। तो 99 क्लासें आपकी लगी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से जाकर के आप है वो उन क्लासों को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और एक आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं भी, ग्रुप डी के जो साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनकी भी क्लास आपकी लग रही है, प्लेलिस्ट है उनकी भी बनी हुई है। लगभग 5-6 क्लासें लगा दी है मैंने। प्रीवियस ईयर के पेपर ही चल रहे हैं भी, यानी उसी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको क्या है क्लासें करवाई जा रही है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको आपको समझाया जा रहा है, तो वो क्लासें भी आप देख सकते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b टेन थीटा हो तो हमें a स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहां से जो a गुणा में है साइन के, इधर जाएगा तो आपको पता है भाग में चला जाएगा, तो ये x बटा a बराबर तो बनेगा साइन थीटा। ठीक है, हमें मान किसका चाहिए, a बटा साइन, a बटा कोस a बटा x का मान चाहिए। a स्क्वायर है x स्क्वायर है वो तो कर देंगे। अब इसका उल्टा कर देता हूं मैं, a को ऊपर लेके जाता हूं, x को नीचे लेके आता हूं, तो ये साइन भी 1 बटा साइन बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 बटा साइन थीटा। और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है बताओ, कोसेक थीटा होता है। इसका मैं यहां से स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, यानी ये बन गया a स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। इसी प्रकार से
दूसरा रिजल्ट y बटा बी बराबर हो जाता है आपका टेन थीटा। उल्टा करेंगे, एकदम इसका चेंज करेंगे तो b बटा वाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 बटा टेन थीटा, और 1 बटा टेन क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का मान और बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का मान यहां पे पुटअप करते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, ये आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि अपन जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीसरी सर्वसमीका है, कॉट इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे इसका रिजल्ट कितना आएगा बताओ, 1 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो ये 1800 के अंदर करवाई थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया भी आर को ये 9 लिख रहा है, सी को 24 लिख रहा है, ई को 22 लिख रहा है। देखो भी आर है, आर का उल्टा क्या होता है, आर का उल्टा होता है आई, ठीक है। सी का उल्टा क्या होता है, तो एक्स उल्टा है, और ई का उल्टा है, विपरीत है, वो होता है वी। अब देखो भी आर को उल्टा लिख रहा है यानी इसका कोड है वो 9 होता है, सी का उल्टा लिख रहा है इसका कोड 24 होता है, और ई का उल्टा लिख रहा है यानी ई यानी वी है वो 22 पे आता है, तो इसको 22 लिख रहा है। इसी प्रकार से आर को 9 लिखेगा, ई है इसका उल्टा वी होता है तो ये 22 पे आता है, और सी का हो जाएगा 24, और आई का उल्टा आर होता है तो आर 18 पे आता है। टी का उल्टा जीटी रोड टी होता है, टी का जीटी रोड होता है जी होता है, तो जी आता है 7 पे, और ई का उल्टा होता है वी आता है 22 पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 40 छात्रों की एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। छात्रों की माध्य आयु आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर है वो आपको माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो बात यही है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको x दे रखा है, f दे रखा है, तो आपको x i f i ज्ञात करना पड़ेगा। तो 15 या 45 होता है, उसके बाद में 16 8 कितने होते हैं भी, 8 सिक्का 48 4 128 हो गया, और 17 और 10 को गुणा करोगे तो 117 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और ये 19 से ये 5 नहीं 45 4 5 से कम 5 और 4 9 95, और ये हो जाएगा 80। अब आपको क्या चाहिए, x बार बराबर क्या होता है भी, सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है भी, योग करना पड़ेगा आपको। अब सभी का योग करो, 5 और 8 13, 13 और 5 कितने होते हैं भी 18, तो ये आ जाएंगे 1। उसके बाद में 4 और 2 6, 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 और 8 कितने होते हैं भी 13 और 8 21 होते हैं, और 21 और 9 कितने होते हैं 30, 30 और 8 कितने होते हैं 38, 38 और 1 39 यानी 3 आ जाएगा। और उसके बाद में ये हो जाएगा 1 2 3, 3 और 3 6, 698 आ गया। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आ गया, 698 आ गया। और आपको चाहिए सिग्मा एफ आई का मान, तो इनको भी जोड़ लो, 3 और 8 11, 11 और 10 कितने हो जाएंगे भी 21, 21 और 10 कितने हो जाएंगे 31, 31 और 5 36, 36 और 4 40, तो यहाँ पे 40 का इसमें भाग लगा दो भी। तो 40 का भाग लगाओगे तो ये लगभग 17.45 के करीब बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे माध्य कितना आ जाएगा, 17.45 आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 होती है भी। 999 है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब 6 9 और 12 यानी 6 9 और 12, 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब अगर आप देखते हैं भी इसके अंदर विभाजकता का रूल अगर आप लगाते हैं
तो इसमें देखो भी एक तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, पहला तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो इसके अंदर है वो ये विभाजकता का रूल 5, यहाँ पे 5 और 9 का लगा दो आप, यानी ये होता है 5 × 3 और ये होता है 9 का 9 ही रहने दो। 9 का विभाजकता का रूल क्या होता है भी, अगर उस संख्या का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो भी इसके अंदर है वो 5 का डिवाइड रूल क्या बोलता है भी, 5 का डिवाइड रूल ये बोलता है भी या तो लास्ट में यानी इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक है वो न तो 0 है न 5 है, तो ये क्या है 5 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरी बात इसके अंदर ये आ जाती है भी, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में बड़ी संख्या है वो एक ये रहेगी 925। अब 925 है वो 9 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 925 का योग है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 5 और 7, 5 और 2 7 होते हैं, 7 है वो 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक बच गया आपके पास में। उसके बाद में बड़ी संख्या है वो 900 है। 900 है तो 900 के अंदर 9 का भी भाग चला जाएगा और यहाँ पे 5 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी भाग चला जाएगा और आपका 6 का भी भाग चला जाएगा और आपका 12 का भी भाग चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, 6, 9, 12 और 15 का क्या करोगे, एलसीएम ज्ञात करोगे। इनका एलसीएम ज्ञात करोगे और एलसीएम देखोगे भी कितना आया है और उस एलसीएम से 999 को क्या है डिवाइड कर दोगे और वो संख्या वो इसमें से घटा दोगे भी। अगर वो संख्या 99 इसमें से घटेंगे, जैसे देखो भी इसका एलसीएम अगर आप लेके देखोगे तो 6 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 3 लिखूंगा, 9 को क्या लिखूंगा 3 × 3 लिखूंगा, 12 को मैं क्या लिखूंगा 4 × 3 लिखूंगा और यहाँ पे 15 को क्या लिखूंगा तो 5 × 3 लिखूंगा। अब देखो भी 3 इसमें 2 बार आया है तो इसका एलसीएम ले लेना 3 × 3 और 4 × 5 ले लो, बस ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 × 9, 9 चौका 36 और 36 पांजे कितने हो जाएंगे 5 छिका 30, 3 5 × 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18, यानी 180 आ गया। अब 990 के अंदर है 999 के अंदर है वो आप 180 का भाग दे दो। 180 का भाग दोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा आपका 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार देखो भी 6 8 6 बार भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार देखो 5 बार चला जाएगा शायद, तो 0 और उसके बाद में 5 8 40, 4 और 5 से कम 5 और 4 9, यानी कहने का मतलब है भी 180 से क्या है 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या है वो 900 ही डिवाइड होगी भाई। 180 से 900 ही डिवाइड होगा और कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी 3 अंकों की। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है भी 900 बनाने के लिए आपको क्या 99 माइनस करना पड़ेगा। तो 999 में से 99 माइनस करोगे तो 900 आ जाएगा, जो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में स्थित है। तो ये हो जाएगा अमृतसर के अंदर, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13/4/1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखो भी नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के ऊपर आधारित है वो आपका एक तो जनरेटर हो गया, एक ट्रांसफार्मर है, ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है क्या, EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कोई कुंडली है, जैसे ये कुंडली है और इस कुंडली को क्या है अपन क्या है चुंबक के बीच में इसको घुमाते हैं, चुंबक के बीच में है वो इस कुंडली को घुमाते हैं या फिर कुंडली के चारों ओर चुंबक घुमाते हैं, तो क्या है एक EMF यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से ही क्या होता है धारा उत्पन्न होती है और इस धारा का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। तो वो सिस्टम अब आपका एक तो जनरेटर हो गया और एक आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ये इसी के ऊपर है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। तो ऊर्जा है वो ATP में मापी जाती है। हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्जा जो मापी जाती है वो ATP के रूप में मापी जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है भी, ठीक है।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको यहाँ पे डी ई है वो समांतर है बीसी के। अब ये है वो इसके समांतर है, भी डी ई है वो बीसी के समांतर है। अब इसके अंदर समांतर है तो यहाँ पे दो त्रिभुज आपके पास में, एक तो त्रिभुज ये है भी ए छोटे वाला ए ई और डी, और एक आपका त्रिभुज है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा ए सी और बी, ए सी और बी, ये त्रिभुज है। अब ये दोनों के दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। अब आप बोलोगे सर समरूप कैसे है भी, इस दोनों त्रिभुजों के अंदर है वो एक कोण है वो क्या है, एक कोण उभयनिष्ठ है, कोण ए है वो क्या है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ हो गया। और उसके बाद में ये जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल है वो एक प्रकार से कौन से संगत है, विसंगत कोण है। और संगत कोण है वो कोई भी त्रियक रेखा के द्वारा बनाए गए जो कोण है वो संगत कोण होते हैं, और संगत कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं तो इसमें अपन बोल सकते हैं भी कोण सी है वो कोण ई के बराबर हो जाएगा, और कोण बी है वो कोण डी के बराबर होगा। तो ये एंगल से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। भी कोण से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और आपको पता है भी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। भी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। पहले बड़े त्रिभुज की भुजा ले लो, यानी ए सी आपको ज्ञात क्या करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो मैं ले लेता हूं भी ए सी बटा ए ई बराबर है आपके पास में एक डी बी का मान दे रखा है भी डी और बी, तो ये हो जाएगा एक ए बी बट्टा क्या आ जाएगा ए सी ए डी आ जाएगा। भी मैंने क्या है ऊपर तो बड़े जो त्रिभुज है उसकी भुजा ले ली, और नीचे है वो छोटे त्रिभुज की भुजा ले ली, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लो भी ए सी का मान कितना आपके पास में, तो ए सी का मान है यानी यहाँ पे ए डी का मान आपको कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, और डी बी का मान है वो एक्स माइनस में 2 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में इसने ए ई का मान है वो एक्स प्लस में 2 दे रखा है, और ई सी का मान है वो एक्स माइनस में 1 दे रखा है। अब देखो भी ये x प्लस 2 है और ये x माइनस 1 है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे यानी x प्लस 2 और प्लस में x माइनस में 1 इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 हो जाएगा भी। ठीक है, यानी ये पूरा है वो 2x प्लस में 1 हो गया। तो AC का मान 2x प्लस में 1 आ जाएगा, अपोन में AE का मान कितना है भी, तो AE का मान तो आपको x प्लस में 2 दे रखा है, बराबर में AB का मान कितना दे रखा है, तो ए बी का मान है वो आपको दे नहीं रखा। यहाँ पे इसका मान यानी ए डी का मान तो x है और डी बी का मान x माइनस 2 है, तो इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2x माइनस में 2, और ए डी का मान कितना आपके पास में, तो ए डी का मान आपको x दे रखा है। अब क्या करवा दो, वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस में x। ठीक है, अब इसका इसके साथ में गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर, पहले इस x का इसके साथ में गुणा करवाएंगे, माइनस का 2x फिर 2 का इसके साथ में गुणा करवाएंगे तो ये हो जाए प्लस का 4x और माइनस का 2 दूना 4। अब देखो भी ये 2x की स्क्वायर प्लस का है और ये भी क्या है 2x की स्क्वायर प्लस का है, तो क्योंकि ये कट गया बीच में निशान किसका है, बराबर का निशान है तब कट गया ये। अब यहाँ पे देखो भी ये 2x है वो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या बच गया आपका, तो ये आपका अगर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा भाई, तो इसको एक बार इधर नहीं लेके आएंगे डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे भी। यहाँ पे देखो भी ये माइनस का 2x और ये प्लस का 4x है, तो कितना बच गया, तो ये आपके पास में बच गया प्लस का 2x बच गया, यहाँ पे प्लस का 2x बच गया। अब इस x को यहाँ पे लेके आऊंगा तो मैं कितना बचेगा, x बचेगा। अब ये 4 है वो क्या है, माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कार A कार B से 2 गुनी तेज है और कार B कार C से 3 गुनी तेज है। कार C द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार B कितना समय लेगी। ये कार A है, ये B है और ये C है। अब यहाँ पे देखो भी कार B है वो C से 3 गुनी तेज है, तो मैं कार C को मान लेता हूँ भी इसकी जो चाल है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर घंटा है। तो यहाँ पे कार B 3 गुनी तेज है तो कार B का 3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। और इसने बोला भी कार A कार B से 2 गुनी तेज है, तो B से 2 गुनी तेज है तो इसकी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। अब कार C है
वो कार से 60 मिनट में तय की गई दूरी। अब ये 60 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगा अभी? 60 मिनट के अंदर है वो, ये मान लो भी इसको, इनकी चाल है वो आप मिनट के अंदर ही मान लो भी, इनकी चाल है वो मिनट के अंदर ही है भी। 1 मिनट में 6 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है 1 मिनट के अंदर, और ये 1 मिनट के अंदर है वो 1 किलोमीटर है। तो 60 मिनट के अंदर है वो 60 किलोमीटर चली जाएगी, यानी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर है, तो 60 मिनट के अंदर 60 किलोमीटर चली जाएगी। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर है वो इसने सी ने दूरी तय की है, तो यही दूरी है वो बी कवर करे तो कितना समय लगेगा? तो 60 के अंदर 3 का भाग दे दो, क्योंकि इसकी तो 3 किलोमीटर पर मिनट इसकी चाल है, तो 3 का भाग दोगे तो इसको 20 मिनट लगेंगे भी, 20 मिनट लगेंगे इसको ये दूरी पार करने में। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा में टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये आपको डायग्राम बना के दे रखा है भी, तो मैंने जो ए से लेकर के सी पॉइंट, यानी ये सी पॉइंट के पास से टूटा है, तो इसकी दूरी तो मैंने मान ली x है, ठीक है। और ये टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 12 मीटर ऊंचा है, यानी टोटल है वो 12 मीटर ऊंचा है। तो ये ऊपर वाला यानी बी और सी जो यहां से टूट करके और इधर इस प्रकार से ये गिरा है ना, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 माइनस में x हो जाएगा। अब आपको पता है लाल बटा कक्का LAL, लाल बटा KA। अब आपको यहाँ पे लंब और कर्ण के अंदर है वो रिलेशन देखना है। तो लंब और कर्ण के अंदर रिलेशन है वो आपका साइन के अंदर होता है भी। तो साइन 60 डिग्री बराबर में क्या होता है? बराबर में लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है आपके पास में? तो लंब आपके पास में है x और कर्ण आपके पास में कितना है? तो 12 माइनस में x हो जाएगा। अब आपको पता है भी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 बराबर में हो जाएगा x अपॉन में 12 माइनस में x। अब इससे क्या करवा दो? गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 2x बराबर में आ जाएगा 12√3 माइनस में यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ये आ जाएगा √3x हो जाएगा। अब ये माइनस का √3x है, ये बराबर से दूसरी साइड में भेज दो भी। तो बराबर से दूसरी साइड में भेजोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 12√3 बराबर में ये हो जाएगा 2x प्लस में √3 और x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भी? दोनों के अंदर से कॉमन है वो x आ रहा है, तो यहाँ पे 12√3 और बराबर में दोनों में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 2 प्लस में √3 बच गया। अब ये क्या है? x के गुणा के अंदर है, बराबर से दूसरी साइड में भेजूंगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर है वो आ जाएगा 12√3 अपॉन में 2 प्लस में √3 आ जाएगा। अब इसका प्रमेयकरण कर दो भी, इसका क्या कर दो? प्रमेयकरण कर दो। प्रमेयकरण करोगे तो नीचे वाला जो साइन है उसका विपरीत साइन लेकर के आप क्या है? ऊपर नीचे इसका गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में √3 अपॉन में 2 माइनस में √3। अब नीचे देखो भी क्या बन गया? नीचे बन गया a प्लस बी, यानी ये a प्लस बी और ये क्या है? a माइनस बी। अब इसको किस रूप में लिखते हैं भी? a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिखते हैं? तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये होता है भी, यानी a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर को ओपन करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो इसको मैं इस रूप में लिख दूंगा और ऊपर वाले का क्या करवा दो? आप गुणा करवा दो। अब ऊपर वाले का आप गुणा करवाओगे, यहाँ पे ये ऊपर वाला है, ये रहा, इसका है वो आप इसके साथ में गुणा करवा दो। अब 12√3 के साथ में 2 का गुणा करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 12 2 24, तो 24√3 आ जाएगा। और फिर क्या है? √3 का इसके साथ में गुणा करवाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में √3 का √3 के साथ में गुणा कितना हो जाएगा? 3, और 3 का फिर 12 के साथ में गुणा 12 3 36 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे हो जाए a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। a कितना है 2 है तो 2 की स्क्वायर यानी 4, और b कितना है यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाए, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। तो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में आंसर इसका कितना आ जाएगा 24 √3 माइनस में 36, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब लघुत्तम समावर्ती आपको देखना है, भिन्न आपको दे रखी है। तो लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, अंश का एलसीएम ज्ञात करोगे। अंश का जो ऊपर वाला होता है उसका तो एलसीएम ज्ञात करोगे, और नीचे वाला होगा उसका आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ऊपर वाले का एलसीएम देख लो भी कितना आ रहा है, 2, 4, 8 और 10 का एलसीएम है वो 40 आ रहा है। कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। और नीचे वाले का HCF ज्ञात करना है, तो HCF है वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 21 को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इस भिन्न का एलसीएम है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो JNNURM का पूर्ण रूप का आपको बताना है क्या होगा। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है वो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। यहाँ पे आप देखो भी इसको अगर मैं 3 से गुणा करता हूं, 2 तिया 6 और 6 को फिर 3 से 6 तिया 18, 18 तिया 54 और फिर 54 को 3 से गुणा कर दूं तो 4 तिया 12, 3 5 15 और 116 162 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 162 आ जाएगा। प्रत्येक को 3 से गुणा कर रहा है अभी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पारंपरिक का मतलब होता है जो परंपराओं से नहीं चला आ रहा हो, वो होता है पारंपरिक स्रोत। तो पारंपरिक यानी जो परंपराओं से चला आ रहा हो, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब हो जाएगा जो परंपराओं से चला आ रहा हो। तो यहाँ पे बताना भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो पवन चक्की है वो परंपराओं से नहीं चली आ रही। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोयला है वो परंपरा से चला आ रहा है, प्राकृतिक गैस है ये भी परंपराओं से चला आ रहा है, पेट्रोलियम है ये भी परंपराओं से चला आ रहा है भी, ठीक है। लेकिन पवन चक्की है उसका आविष्कार है वो अभी हुआ है। अभी का मतलब हो गया अभी लेटेस्ट के अंदर, आधुनिक भारत के अंदर हुआ है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर होता है। तो पहली संख्या आपको बतानी है। तो मैं पहली संख्या मान लेता हूं x और दूसरी संख्या मान लेता हूं y। अब देखो भी एक संख्या का 1/4 यानी पहली संख्या है इसका 1/4 यानी x/4 हो गया। दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, 3/8 यानी 3y अपॉन में x के बराबर है, तो यहां पे बराबर कर दो। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, यदि पहली संख्या हमने x मानी थी इसमें 30 जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर होता है। दूसरी संख्या आपने क्या माना था, 6y माना था, दूसरी संख्या वो आपने y माना था, तो ये 6 गुने के बराबर हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा। अब यहां से अगर अपन बात करें भी y का मान देख लो, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे y का मान है वो आपके पास में आ जाएगा x प्लस में 30 अपॉन में 6। ये क्या है, y का मान है, ठीक है। और यहां से देखो अगर यहां से y का मान ज्ञात करें तो ये इसके गुणा में है, भाग में, वो तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x अपॉन में, और ये यहाँ पे क्या है गुणा में है तो ये इसके भाग में आ जाएगा। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, y बराबर हो जाएगा 8x यानी ये 8 तो इसके क्या है गुणा में चला गया, और ये 3 है वो इसके क्या आ गया, भाग में आ गया। तो y बराबर आ गया आपके पास में 8x अपॉन में 12। ये भी y का मान है और ये भी y का मान है, तो y का मान है तो दोनों को बराबर रख दो भी। तो ये हो जाएगा 8x प्लस में 12 बराबर में x प्लस में 30 अपॉन में 6, क्योंकि ये भी क्या है y का मान और ये भी y का मान है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 6 कम 6 और 6 दुए 12। अब क्या है वज्र गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 8x बराबर में 2x प्लस में 20/60। अब यहाँ पे ये 2x है वो इधर आएगा, तो ये कितना बचेगा 6x बराबर में 60। तो x का मान कितना आ जाएगा 10। x का मान आपको 10, पहली संख्या आपने क्या मानी थी x, और x का मान आपको पूछा है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा, हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं
प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है, तो वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि हैदराबाद में भी। अगला देखो भी प्रश्नवाचक श्रेणी के स्थान पे, यानी यहाँ पे देखो भी दी गई श्रेणी में पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब पदों की संख्या देखना है कितना है, देखो भी यहाँ पे ये सीरीज चल क्या रही है, तो 4 को 2 से गुणा कर दिया, फिर 8 को 2 से गुणा कर दिया, फिर 16 को 2 से गुणा कर दिया, इस प्रकार से आगे वाली संख्या आ रही है। 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, और फिर 32 को 2 से गुणा करेगा तो 64 आ जाएगा, 64 को फिर 2 से गुणा करेगा तो 128 आ जाएगा, फिर 128 को 2 से गुणा करेगा तो 256 आ जाएगा, और फिर 256 को 2 से गुणा करेगा तो 512 आ जाएगा। अब देख लो भी टोटल संख्या कितनी है इसके अंदर, इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और फिर ये 8, तो टोटल है वो इसमें कितने पद है ये आपको पूछा है, तो 8 हो जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसके अंदर है वो कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ओनली फॉर इसके अंदर है वो आपको क्या है, गुणा भाग ही करना पड़ेगा भी, गुणा भाग ही आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं भी, पॉइंट 868 का पॉइंट 868 का गुणा किसके साथ में करवाना है, तो ये 0.237 के साथ में करवाना है। तो ये आपके पास में कितना होगा, तो इसका गुणा करवाया है तो ये आपके पास में आ गया 0.205, ठीक है। उसके बाद में इसका आपस में गुणा करवा दो भी, तो इसका आपस में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में 7 6 और 3 का गुणा करवाओगे तो ये प्लस का निशान है बीच में, और ये बचेगा 0.66 और 2, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करवाओ भी, तो इन दोनों का 0.7 इंटू 0.936, तो ये आपके पास में हो जाएगा 6.655, और उसके बाद में प्लस का निशान, और फिर इनका आपस में गुणा करवा दो, तो इनका आपस में 0.7 इंटू 0.0 और 6 4, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.044, ये आ जाएगा। अब ऊपर वाला जोड़ दो भी, ऊपर वाला जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.205 प्लस में 0.662, तो ये ऊपर वाला है वो आपके पास में कितना आ गया, तो ये ऊपर वाला आपके पास में आ जाएगा 0.867 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला कितना आ गया, तो नीचे वाला भी जोड़ लो, 0.655 प्लस के अंदर 0.044, तो ये नीचे वाला है वो आपके पास में आ गया 0.699 आ गया अभी 99। अब इसके अंदर भाग दे दो भी, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको भाग देना है 867 के अंदर, 867 के अंदर है वो भाग देना है 699 का, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.24 आ जाएगा भाई, 1.24034 इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और कोई इसका यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा भी, ठीक है, इसी प्रकार से आपको करके देखना पड़ेगा। आगे देखो भी एक्सेल का पूरा नाम क्या है, तो एक्सेल का पूरा नाम है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है भाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है भी कितना होगा। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या, यानी यदि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% है, वो लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे संख्या मान लेता हूँ भी लड़कों की संख्या तो x है और लड़कियों की संख्या है वो y है। अब लड़कों की संख्या का 15%, यानी इसका 15%, तो ये हो जाएगा 15%, और यहाँ पे लड़कियों की संख्या y है तो इसके 1/3 के बराबर है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर कर दो भी। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको पूछा है,
तो अनुपात पूछा है तो ये एक बार जो कट रहा है उसको काट दो भी, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 5 15, 5 एकम 5 और 5 बी 5 100। तो यहाँ पे वज्र गुणा करवा दो। अब वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास x बटा 20 है और बराबर में आपके पास में क्या है y है। अब इस y को क्या है नीचे लेके आ जाते हैं इसके x के, तो ये 20 है वो क्या है ऊपर चला जाएगा भी, इसके नीचे 1 मान लो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा y बराबर में क्या आ जाएगा 20 बटा 1 आ जाएगा, 20 बटा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात पूछा है भी, आपको अनुपात पूछा है तो ये आपने सही किया है क्या अभी, काटा सही है क्या, 1/3 के बराबर है। तो 1/3 तो हमने कर दिया, यहाँ पे 1/3 हो गया, ये संख्या के 1/3 के बराबर है। तो इसको इस प्रकार से नहीं, एक प्रकार से यहाँ पे देखो भी, दोबारा से करते हैं इसको। अब इसके अंदर देखो भी अपन यहाँ पे ये हो जाएगा x यानी लड़कों की संख्या का 15%, 15 बटा 100 बराबर है इसके 1/3 के बराबर, तो ये 1/3 हो गया। अब इस y को तो लेके आ जाए, इसको काट दो पहले, 5 × 15 और 5 चौका 20 यानी 3 बटा 20, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन में 20 हो जाएगा और बराबर में y बटा 3 हो जाएगा। अब ये देखो भी इस y को तो इधर लेके आ जाओ और इस 20 को इधर भेज दो, ठीक है, और ये 3 है वो यहाँ पे ये 3 इसके गुणा में आ जाएगा, तो ये बनेगा x बटा y, ठीक है, और x बटा y वज्र गुणा करवाया मैंने एक प्रकार से, 20 अपॉन में 3 तिया 9, 20 अपॉन में 3 तिया 9। तो यहाँ पे x क्या था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 9, तो 20:9 आ जाएगा, 20:9 यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, रवि ने एक बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद में क्या है इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ा, तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन क्या होगा। तो आपको पता है बी प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 अपॉन में दर इंटू समय होता है भी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे ब्याज कितना है 6400 रुपये है, इंटू 100 लगाना पड़ेगा, अपॉन में दर कितनी आपके पास में 8% और समय कितना है 5 है, 8 × 8 8 × 8 64 और 5 से कम 5 बी 5 100, तो ये हो जाएगा 0 0 0 8 दूनी 16, तो यहाँ पे मूलधन कितना आ जाएगा 16,000, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से है तो ये +5 घंटे और 30 मिनट आगे है अभी, यानी 5 घंटे और 30 मिनट आगे है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पर्सनवाचिक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, इसका जो रिलेशन है वो इसके साथ में है, पहला 1/4 का 1/8 के साथ में जो रिलेशन है वही 1/3 का 1/6 के साथ में आ जाएगा भाई, यानी 1/4 यानी 4 2 8 हो गया, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी लेंस की शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका डायोप्टर, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इनमें से किस वर्ष में INC में लाहौर स्तर में पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, तो वो 1929 में किया गया था, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है, तो 65.46% है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है भी, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx यानी kx की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 के ऐसे शून्यक है कि अल्फा की स्क्वायर प्लस में बीटा की स्क्वायर बराबर 24 है, तो k का धनात्मक मान आपको ज्ञात करना है भी। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे ये क्या है, एक प्रकार से समीकरण दे रखी है आपको और इसमें k का मान आपको ज्ञात करना है। आपको पता है भी अल्फा प्लस में बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा का मान होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरी
कंडीशन आपको पता है भी अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। अब एक बी का मान यहाँ पे कितना है, तो बी का मान यहाँ पे है वो 4 है, तो माइनस का 4 आ जाएगा। और अपॉन में ए का मान यहाँ पे कितना है, तो के है, तो के रख दो। और इसमें दूसरी कंडीशन में देखो भी सी का मान कितना 4 है और ए का मान कितना है, के है, तो के रख दो। ये हो गया। अब आपको पता है भी अल्फा प्लस में बीटा आपको कितना दे रखा है, अल्फा प्लस में बीटा, और इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। तो यहां पे आपके पास में क्या है, माइनस का 4 बटा के दे रखा है इसका मान, तो दोनों और क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों और स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा आपके पास में अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा ये आ जाएगी, और ये हो जाएगा 16 बटा के स्क्वायर, 16 बटा के स्क्वायर, क्योंकि हमने निकाला है भी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 4 बटा के होता है। तो यहाँ पे दोनों और मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये तो हो जाएगा अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा बराबर में ये इसकी स्क्वायर करेंगे तो 4 की स्क्वायर 16 और यहाँ पे के की स्क्वायर हो जाएगी। अब अल्फा प्लस में बीटा का मान आपको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो यहाँ पे 24 रख दो, प्लस में 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, तो सॉरी अल्फा प्लस नहीं, अल्फा डॉट बीटा का मान 4 बटा के दे रखा है, 4 बटा के, तो यहाँ पे 4 बटा ये आ जाएगा के बराबर में ये हो जाएगा 16 बटा के स्क्वायर, 16 बटा के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस में 8 बट्टा के बराबर में 16 बट्टा के स्क्वायर। अब ये जो के वाली जो संख्या है वो एक साइड में लेके चले जाओ, तो इस के को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बट्टा के स्क्वायर माइनस में 8 बट्टा के बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 बराबर में 24 आ जाएगा भी। अब इसमें एलसीएम ले लो भी आप, एलसीएम अब आपके पास में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये जो 16 माइनस में के से के कट जाएगा, तो ये बचेगा 8 के और बराबर में ये आ जाएगा 24। अब ये के स्क्वायर है ये भाग में दूसरी साइड में जाएगा, तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर, और इसको क्या है दोनों को बराबर से दूसरी साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस का 8 के और माइनस का 16 हो जाएगा। अब इसको क्या है 8 से काट दो, 8 से समीकरण को सरल कर लो, तो ये हो जाएगा 8 या 24 यानी 3 के स्क्वायर माइनस प्लस में के, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, यानी ये समीकरण बन गए बराबर 0। अब गुणा करने पे तो 6 के की स्क्वायर आना चाहिए माइनस का, और जोड़ने पर क्या है यहाँ पे के आना चाहिए, तो देखो भी ये हो जाएगा, टुकड़े करो 3 के स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा आपके पास में के, प्लस का आ जाएगा 3 के और माइनस का आ जाएगा 2 के, और माइनस का क्या है 2। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3 के, बच गया क्या के प्लस में 3, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा के और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो भी एक तो है के प्लस में 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा के बराबर में माइनस का 1, आपको धनात्मक मान ज्ञात करना है। तो दूसरा आपके पास में 3 के माइनस का 2 है और बराबर में क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर में 2 हो जाएगा, या फिर के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे धनात्मक मान 2/3 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है, तो वो पंचायती राज प्रणाली के अंदर है, वो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपको बतानी है। दोनों तो यहाँ पे उनकी चालों का अनुपात आपको बताना है। अभी देखो ये कोई दूरी है, अब क्या है एक दूसरे की ओर, ये यहाँ से ए और ये यहाँ पे बी, दोनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। ए भी चलता है और बी भी चलता है, अपने को पता नहीं किस चाल से चलता है, चालों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब ये कोई भी स्टेशन मान लो भी, इस स्टेशन से ये है वो, ये मान लो भी 130 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, तो ये 130 किलोमीटर पे
एक दूसरे को मिलती है, यानी ये ए यहाँ तक आ गई और बी है वो आपकी यहाँ तक आ गई। तो कहने का मतलब ये है भी ए ने 130 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो यहाँ पे बी जो रेलगाड़ी थी उसने कितनी दूरी तय कर ली, तो 250 में से 130 है वो आप माइनस कर दो, 0 2 और 1 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी चाल का अनुपात कितना आ जाएगा, एक प्रकार से इसने 130 किलोमीटर की दूरी तय की उतने ही समय में, और यहाँ पे उतने ही समय में उसने क्या है 120 किलोमीटर की दूरी तय की। तो कहने का मतलब है टाइम तो सेम ही चला है, दोनों क्या है एक ही स्थान पर, दोनों एक ही समय पे चलते हैं दोनों। तो यानी ये दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, या फिर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी में यहाँ पे समय कुछ भी मान लो, समय है वो कुछ भी मान लो, भी समय में 5 मान लो, 10 मान लो, या फिर x मान लो, x मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर x घंटे चला है तो ये भी x घंटे चला है, दोनों समान समय पे चलते हैं, तो ये भी x घंटे चला। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाना, 0 से 0 कैंसिल हो जाना है, तो ये आपके पास में 13:12 बचेगा उनकी चालों का अनुपात, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो थायरोक्सिन है वो आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है भी, तो थायराइड ग्रंथि रिलीज करती है, और थायराइड ग्रंथि है वो अपने गले के अंदर होती है भी। तो आयोडीन की कमी से क्या है, गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है भी, ठीक है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने साइटोकाइनिन हार्मोन है ना, ये विभाजन को बढ़ाता है, ये क्या है विभाजन को बढ़ाता है, और ये कोशिका के विभाजन में मदद करता है साइटोकाइनिन हार्मोन, और ये है वो पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है भी, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है भी, इंसुलिन की कमी से और अधिकता से दोनों से ही क्या है मधुमेह रोग होता है भी। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एक क्या है एक प्रकार से जनन हार्मोन है ये। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। 8,000 रुपए की राशि धनराशि है, 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। ब्याज गणना है वो वार्षिक तौर पर है, तो यहाँ पे 5% है, 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 से कम 5 और 5 तो यानी 1/20 हो गया। अब 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, धनराशि कितनी है 8,000 रुपए दे रखी है, तो इसका पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए कितना ज्ञात करना पड़ेगा 1/20, और यहाँ पे भी 1/20। तो ये 8,000 का 1/20, 0 से 0 कैंसिल यानी 400, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 400। पहली लाइन के अंदर आता है वो क्या आता है आपका साधारण ब्याज आता है, और साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल का समान होता है। चक्रवर्ती ब्याज याद करते हैं तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो यहाँ पे पहले साल के ऊपर भी ब्याज लगेगा, कितना 1/20 लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। आप देख लो भी हमारे अनुसार ब्याज कितना हो गया, तो 400 और 400 800 और 820, तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा तो 820 हो जाएगा। और 2 साल का अगर आपसे साधारण ब्याज पूछता है तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, जो कि 400 और 400 कितना होगी 800, और दोनों का अंतर पूछता है तो वो दूसरी लाइन में आता है कितना है 20। देख लो भी ये चक्रवर्ती ब्याज है ये साधारण ब्याज है, दोनों का अंतर है वो 20 का है। आगे देखो भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस समूह में पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। आवरण रहित का मतलब होता है उनके चारों ओर है वो आवरण नहीं पाया जाता, भी आवरण नहीं पाया जाता, इसे बोलेंगे अपन अनावर्त बीजी। क्या बोला जाता है अनावर्त बीजी बोला जाता है इंग्लिश में, जिसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और बीज के ऊपर आवरण किसमें पाया जाता है तो आवर्त बीजी के अंदर है वो, बीज के अंदर है, बीज के ऊपर आवर्त पाया जाता है तो इसे आवर्त बीजी बोलते हैं भी। थैलोफाइटा समूह के अंदर है वो अपन क्या पेड़ पौधे और जड़ तना और पत्ती के अंदर है वो अपन विभेद नहीं कर पाते थैलोफाइटा के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए मूर्ति की पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो वो हड़प्पा में पाई गई थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 53 नंबर क्वेश्चन देखो भी, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये ओडिशा हो जाएगा भी। ओडिशा के अंदर वो बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन सी भारत की मसौदा समिति के सदस्य नहीं है, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे भी, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भी। और यहाँ पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला है
एन गोपाल स्वामी अयंगर है, डॉक्टर के एम मुंशी है, ये मसौदा समिति के सदस्य थे। लेकिन एवी ठक्कर है, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे भी। मसौदा समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लेता है तो भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखो भी, अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की? तो वो है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों का संवर्धन करती है? तो वो करती है ILO। कौन करती है भी? ILO करती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो भी, आपका यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है और माध्य आपको दे रखा भी 15 है, लेकिन आपको के का मान ज्ञात करना है भी। तो देखो भी आपको पता है भी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है, लेकिन आपको क्या है यहाँ पे सिग्मा FI यानी XI और FI ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 30, ये आ जाएगा 10 के, 15 सिक्का 90 और 200 और 25 5 125। अब क्या होता है x बार बराबर क्या होता है? तो सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI होता है भी। सिग्मा FI XI का मान कितना है देख लो भी, जोड़ लो। तो ये आपके पास में 30 और 90 कितने हो जाएंगे? 120, 120 और 200 कितने हो जाएंगे? तो 320, 320 में 125 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5, 4 और 4 यानी 445। 445 प्लस में 10 के बराबर में सॉरी अपॉन में सिग्मा FI का मान कितना है? तो 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 10 27। तो ये हो जाएगा 27 प्लस में के, 27 प्लस में के, ये है आपके पास में सिग्मा FI का मान। और बराबर में माध्य यानी ये क्या है? एक माध्य है और माध्य आपको कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। वज्र गुणा करवा दो भी, वज्र गुणा करवाओगे तो यहाँ पे 1 का गुणा करवाओ तो ये 445 प्लस में 10 के बराबर में 15 का 27 के साथ में 15 7 105, 10 15 2 30, 30 और 10 40। तो यहाँ पे 405 प्लस में 15 के, अब ये 405 से वो इधर आएगा तो गुणा का माइनस का हो जाएगा, 10 के है वो यहाँ से इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भाई। तो 445 माइनस में 405 बराबर में 15 के माइनस में 10 के। तो यहाँ पे बच गया 5 के बराबर में कितना बच गया? तो 445 में से 405 जाएगा तो आपके पास में 40 बचेगा। तो के का मान कितना आ गया? 8। और के का मान इसने पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, पहली संख्या का दूसरी संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना क्या आएगा? तो पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ में क्या रिलेशन है? तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 7 की स्क्वायर कर दो और माइनस है यहाँ पे 5 कर दो भी। 7 की स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी प्लस 5 कर दो तो 49 और 49 में 5 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 की स्क्वायर करो और प्लस 5 कर दो तो 9 की स्क्वायर हो जाएगी 81, 81 प्लस में 5 तो कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इसमें बोला गया भी ए बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए है वो इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो भी ए प्लस में बी 10 दिन में कंप्लीट करेंगे और बी प्लस में सी है वो इसे 20 दिन में कंप्लीट करेंगे 20 दिन के अंदर, और सी प्लस में ए है वो इसे 30 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसका एलसीएम ले लो भी कितना आ रहा है? तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, 10 छिक्का 60, 20 या 60 और 30 दुवे 60। अब इसके अंदर देखो भी आपके पास में है क्या? तो आपके पास है ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी और प्लस में सी प्लस में ए, और बराबर में 6 तिया यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 6 कार्य करते हैं, दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर वो 3 कार्य करते हैं, और ये दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर 2 कार्य करते हैं। तो सभी मिलकर के एक दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे? तो ये 11 कार्य कर जाएंगे। लेकिन इसके अंदर 2 बार तो ए कंप्लीट हो गया और 2 बार ही क्या है? बी कंप्लीट, और 2 बार ही है वो सी काउंट हो गया। तो यहाँ पे 2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा तो ए प्लस में बी प्लस में सी और बराबर में मेरे पास में 11 है। अब देखो भी एक आपको आसान सी ट्रिक बता देता हूँ इसमें।
अगर इस प्रकार से आ जाए भी दो बार ए काउंट हो जाए, 2 बार बी काउंट हो जाए, 2 सी है वो भी 2 बार काउंट हो जाए, तो इसमें क्या करोगे आप, यहां पे जो टाइम है ना उसका दुगना कर दो और उसका भाग लगा दो। टाइम जो आपका काम है, टोटल वर्क है, उसका दुगना करके इसका भाग लगा दो, या फिर ये इनको जोड़ो और इनका आधा करके इसमें भाग लगा दो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा भी, इसका दुगना कर दूं, यानी टाइम का दुगना कर दूंगा तो 120 हो जाएगा और अपॉन में 11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा 11/2 भी। a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे ये क्या है 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये 11/2 हो गया। अब टोटल वर्क कितने आपके पास में 60 है, और यहाँ पे एक दिन के अंदर कर कितना रहा है, तो 11/2 कर रहा है, ये 2 नीचे है तो ये कितना कहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 120/11 दिन के अंदर है, वो तीनों मिलकर के उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट एक सेट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना है भी। x का वह मान ज्ञात कीजिए कि व्यंजक ये आपको दे रखा है का मान एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखो भी यहाँ पे ये, इसको मैं a मान लेता हूं, तो यहाँ पे a इंटू ए यानी ये बन गया आपका a²। ठीक है, बीच में प्लस का निशान है। एक बार इसको होल्ड पे रखो इतने को, और ये इसको मैं b मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा b, यानी b इंटू बी, यानी ये क्या बन गया b² बन गया। अब यहां पे देखो भी, यहां पे आपके पास में क्या है a इंटू एक्स दे रखा है, और प्लस में ये क्या है b² है। अब ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके दिमाग में आएगा भी, आपको पता है भी a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, वो होती है a² प्लस में b² प्लस में 2ab होता है भी, 2ab होता है। आपको a² दे रखा है, b² दे रखा है आपको, और यहां पे आपको a दे रखा है। a कितना है 12.95 है। x की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है, तो 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे पॉइंट b कितना है 0.03 है। अब इसको 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में ये कितना आ जाएगा अभी 0.6, यानी 0.06 आ जाएगा अभी, 0.06 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 62 नंबर क्वेश्चन है। अब और साउंड इफेक्ट फाइलों को 2 प्रकार है, यानी साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है। तो वो कौन कौन सी फाइलें हैं, तो ये है .wav फाइल, और एक है .mid फाइल। .mid फाइल और .wav फाइल है, ये साउंड इफेक्ट फाइल है, जिसको क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर है वो इसको जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके आपको बताने हैं जिनके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल हो सकते हैं। अब अनंत हल हो सकते हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है भी, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और बराबर है c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन होगी ना, तभी क्या है इन समीकरण के क्या है अनंत हल हो सकते हैं। अब यहां पे समीकरण पहली तो है आपके पास में 2x माइनस में a माइनस में 4 और इंटू वाई बराबर में 2b प्लस में 1। एक तो समीकरण आपके पास में ये है, और दूसरी समीकरण आपके पास में है 4x माइनस में ब्रैकेट a माइनस 1 और इंटू वाई बराबर में 5b माइनस में 1। ये आपके पास में क्या है दूसरी समीकरण है। अब इसमें a1 का मान कितना है, तो यहाँ पे मैं a1 का मान लिखता हूँ, a1 का मान है 2, और b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है वो आपके पास में आ जाएगा माइनस का a प्लस माइनस का a और माइनस a माइनस 4, a माइनस में 4, ये आपके पास में b का मान है, और c का मान क्या हो जाएगा, तो c का मान है वो माइनस का 2b प्लस में 1, ये आपके पास में c का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से c1 का मान है भी ये, और इसी प्रकार से a2 का मान कितना हो जाएगा 4, और b2 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का ब्रैकेट a माइनस में 1 ये हो जाएगा, और c2 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी ये बराबर में है ना, और बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भाई, तो माइनस का b, माइनस का बाहर माइनस लग जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5b माइनस में 1 आ जाएगा।
अब रख दो भी, पहली कंडीशन से उठा लेते अपन। पहली कंडीशन के अंदर उठाएंगे ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। अभी पहली कंडीशन यानी A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2, इस कंडीशन से। तो इस कंडीशन के अंदर है वो यहाँ पे A1 का मान कितना है? अभी A1 का मान 2 है और A2 का मान कितना है? 4 है, बराबर में B1 का मान कितना है? तो ये माइनस का और A माइनस में 4 और यहाँ पे A2 का मान कितना है? अभी तो A2 का मान है वो माइनस का A माइनस में 1, ये हो जाएगा। अब ये बीच में क्या है? बराबर का निशान है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अभी, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूआ 4, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में A माइनस में 1 बराबर में ये 2 का इसके साथ में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2A माइनस के 2 चौके 8। अब ये A है वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास में A, यानी 2A से A जाएगा तो A बचेगा, और ये माइनस का आपके पास में 8 है, बराबर से दूसरी साइड में भेज दो तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और प्लस के 8 में से माइनस का 1 जाएगा तो ये बचेगा 7। तो यहाँ पे A का मान क्या आ गया? 7 आ गया। A का मान 7 आ गया, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो आपके पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। आपके पास में एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। अब दूसरी कंडीशन में देख लो भी, अब आपके पास में A का मान आ गया। दूसरी कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे A1 अपॉन में A2 बराबर है C1 अपॉन में C2 कर दो भी, ये आपकी दूसरी कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे वही 2/4 बराबर में C1 आपके पास में कितना है? तो माइनस का 2B प्लस में 1, और C2 कितना है अभी? तो C2 आपके पास में है माइनस का 5B प्लस में सॉरी माइनस अभी यहाँ पे माइनस 1 और ये प्लस है अभी, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। वज्र गुणा करवा दो, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, तो 1/2 है अभी यहाँ पे। वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाए 5B माइनस में 1 बराबर में इसका इसके साथ में, तो ये हो जाए 2 दूआ 4B और प्लस में 2। अब देखो भी 4B है, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे आपके पास में B बचेगा, और ये माइनस का 1 है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2 और 1 3, तो यहाँ पे B का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो A का मान 7 है और B का मान 3 आ रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर के 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। अब देखो भी पहले कितनी थी? 1,75,000 थी, और अब बढ़कर के कितनी होगी? 2,62,500 होगी। कितनी बड़ी है? तो 1,75,000, इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो भी। माइनस करोगे तो 0 0 5, 12 में से 5 जाएगा 7, और इधर 15 में से 7 गया तो 8, यानी 87,500 बढ़ गई। अब 87,500 है वो जनसंख्या बढ़ी है, कितने के ऊपर बढ़ी है? तो 1,75,000 के ऊपर बढ़ी है। प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 0 है, तो ये ऊपर 2 0 और 1 ये कैंसिल हो गया। 25 से काट दो तो 25 7 175 होता है, और ये हो जाएगा आपके पास है 25 3 75। कितना बच गया अभी ये? तो ये बच गया आपके पास है 25 5 125, तो ये आपके पास में बच गया 350 ऊपर। अब 7 एकम 7, 7 5 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। अब ये जो 50% की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है, ये 5 साल के अंदर हुई है, लेकिन आपको तो क्या करना है? औसत प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 5 का भाग लगा दो भी, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 10% प्रत्येक साल वृद्धि हुई है, जो कि औसत आया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी, कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो भी V है वो Y के बाईं ओर बैठा है, V है ना, V Y के बाईं ओर बैठा है, तो Y ये रहा, और Y का बायां है वो ये होगा भी, ये होगा बायां, तो यहाँ पे आपका V बैठा है। उसके बाद में आगे बोला है भी W Y के दाईं ओर बैठा है, W है ना वो Y के दाईं ओर बैठा है, तो Y के दायां कौन सा होगा? ये वाला होगा, तो W यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसने बोला है भी Z है वो U और X के बीच में बैठा है, तो कहने का मतलब है भी Z यहाँ पे आएगा। अब U कहाँ पे आएगा और X कहाँ पे आएगा ये आपको पता नहीं है। आगे देखो U है वो W के दाईं ओर है, तो W का दायां ये होगा, तो U यहाँ पे आ गया, तो आपका बच गया एक कौन सा? X, तो X आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला है भी V के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है? तो V का बायां ये होगा,
और बगल में कौन बैठा है, एक्स बैठा है, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर है वो आपको बताना है भी ए है वो सेवा कर्मियों को दर्शाता है, बी है वो धनी व्यक्तियों को दर्शाता है, सी है वो ईमानदार व्यक्तियों को बताता है। तो कौन सी संख्या धनी सेवाकर्मी को दर्शा रही है? तो ये तो आपका सेवाकर्मी है और ये आपका क्या है, धनी है। और धनी और सेवाकर्मी दोनों को दर्शा रही है, तो दोनों के अंदर कॉमन है वो आपका 4 आ रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी वी बलसारा, वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये पियानो से संबंधित थे, भी पियानो बजाते थे। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कथन देखो भी 68 नंबर क्वेश्चन है। कथन है हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, अभी ये भी बढ़िया बात है, बढ़िया बात बताइए अभी। चमकने वाली चीज, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज है वो कोयला नहीं होती भी। ठीक है ना, ये चीजें आप ध्यान में रखना जिंदगी के अंदर, अगर कामयाब होना है आपको तो याद रखना भी। चमकने वाली चीज है ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है और हर काली चीज है वो कोयला नहीं होती है भी। ठीक है, तो यहां पे देखो भी हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सोना चमकदार होता है, ये इसने कथन दे दिया। और कथन को आपको क्या करना है, 100% सही मानना है, 100% ट्रू मानना है। निष्कर्ष क्या निकला, हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है, सोने के अलावा कुछ और होती है, तो अपन बोलेंगे निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है। क्यों भाई? तो इसने बोला भी सोना चमकदार होता है और हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज है वो सोना नहीं होती। तो कहने का मतलब है भी यहां पे दूसरी बात इसने ये बोली भी सोना चमकदार होता है, तो इसने ये देखो भी हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है। तो ये आपका निश्चित रूप से निष्कर्ष है, वो एक प्रकार से कथन का क्या कर रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज एक प्रकार से उत्पन्न कर रहा है। तो हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है, तो उसके बारे में तो हमें बताया ही नहीं भी इसने। ठीक है, तो ये आपका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, असत्य है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये मई 2018 के अंतर्गत किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भी, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे अगर अपन पहले 2 से अगर सोल्व करते हैं, पहले 2 से अगर अपन सोल्व करेंगे, पहले 2 इनको सोल्व कर लें और इन दोनों को सोल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करोगे तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम है वो आपके पास में आ जाएगा √3 प्लस में 1, एक तो ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा √3 माइनस में 1, और ऊपर आपके पास में क्या बनेगा, तो ऊपर आपके पास में ये बन जाएगा। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो √3 से यानी प्लस से प्लस वाले कैंसिल हो जाएगी और माइनस वाला बचेगा, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 की होल स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस, और यहाँ पे देखो भी यहाँ पे माइनस वाली है वो माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाली संख्या बचेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास में √3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान लगा दो। इधर क्या आ जाएगा आपके पास में 2 प्लस में √3 और एक आ जाएगा आपके पास में 2 माइनस में √3। अब देखो भी 2 प्लस √3 है वो 2 प्लस √3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में बचेगा 2 माइनस में √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, और ये आपके पास में आ जाएगा 2 प्लस में √3 का ये भी होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली है वो माइनस वाली से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास में क्या, प्लस वाली संख्या बचेगी। अब देखो भी यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, और ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab के रूप में ओपन होगा। अब नीचे वाला है वो आपस में गुणा करवा दो भी, नीचे वाले को आपस में गुणा करवाओगे तो यहाँ पे गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में बचेगा 3 का 3, √3 का √3 के साथ में गुणा करवाओगे तो 3, √3 का -1 के साथ में गुणा करवाओगे तो माइनस का √3, और
1 का √3 के साथ में गुणा करवाओगे तो प्लस का √3, और यहाँ पे +1 का -1 के साथ में गुणा करवाओगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। अब ऊपर देखो भी, ऊपर है वो ये ओपन होगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, और उसके बाद में प्लस का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 2√3, बीच में प्लस का निशान है, इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास में 3 और फिर प्लस का 1 और फिर प्लस का आ जाएगा 2√3। चीजें समझ पाए? बीच में क्या है, प्लस का निशान है भी यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान लगा दिया हमने। और आगे क्या है, इसमें देखो भी यहाँ पे आपस में गुणा करवा दो भी, 2 दूआ 4, और फिर 2 का -√3 के साथ में गुणा तो माइनस का 2√3, फिर √3 का 2 के साथ में गुणा तो प्लस का 2√3, और फिर ये आ जाएगा माइनस का 3। अभी ऊपर वाला क्या बनेगा भाई, ऊपर वाला ये बन जाएगा इस प्रकार से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूआ 4 और प्लस का 3, और उसके बाद में ये बनेगा माइनस का 2 दूआ 4√3, उसके बाद में प्लस का निशान बीच में। अब इसको ओपन कर लो, ओपन करोगे तो 2 दूआ 4 और प्लस का 3, और उसके बाद में यानी √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, और उसके बाद में प्लस का 2 दूआ 4√3। अब देखो भी, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया ना, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, और ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल, और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब देखो भी यहाँ पे कितना बन गया, 4 + 3, और यहाँ पे भी 4 + 3, 4 3 7 और 4 3 7, 7 7 14 बन गया यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो भी 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8 बन गया, तो बीच में क्या है, प्लस का निशान है और यहाँ पे 8 आ गया। अब देखो भी ये क्या है, 3 - में 1, 3 - में 1 यानी ये 2 बचेगा, और यहाँ पे अगर 4 - में 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 14, और यानी 4 प्लस में 14/1 आ गया, तो ये आपके पास में बनेगा 14 और 4 18। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। भी आगे देखो, भी 2019 में लोकसभा के चुनाव के लिए निम्न में से कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजन किया गया था, तो 543, यानी भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, तो 543 के अंदर विभाजित किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि tan थीटा बराबर 12/13 दे रखा है हमें, तो हमें 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। अब tan थीटा बराबर अपन जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन एक बार तीनों भुजाओं का मान निकाल लेते हैं। हमें 12 लंब दे रखा है और 13 आधार दे रखा है। कर्ण निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो हमारे पास में कर्ण का रिजल्ट आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, इसका स्क्वायर है। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा बताओ, इनका जोड़ कितना होगा, 313 होगा, और 313 पे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हमारे पास में कर्ण आ गया 313। इज दैट क्लियर। अब हमें यहाँ पे साइन कोस का मान रख देते हैं, तो 2 साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब है 12 और आपके पास में कर्ण है रूट में 313, गुणा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है 13 और कर्ण है रूट में 313, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा 12 का स्क्वायर 144 और आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है क्या, आधार ये यहाँ पे रख दो, आधार 13 है तो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, 169 आएगा, अपॉन में
रूट में 313 का स्क्वायर करेंगे तो 313 ही आ जाएगा। इसके अंदर मान रख रहे हैं, इसके अंदर मान रख रहे हैं अपन। माइनस में साइन बराबर होता है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे यानी साइन स्क्वायर चाहिए हमें तो 144 बटे रूट 313 का वर्ग 313 आएगा, रूट हट जाएगा वर्ग से। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 गुणा 12 गुणा 13 रूट 313 गुणा रूट 313, तो ये डायरेक्टली 313 आएगा। अपॉन में एलसीएम कितना आएगा 313 आएगा। 169 में से 144 घटाना है हमें, 313 से 313 घट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 312 और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। 312 बटे 25 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 73 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूँ 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3000 रुपये में खरीदी। यदि वह उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है आपको। तो इसके अंदर देखो भाई 3000 रुपये में खरीदी है, 3600 रुपये में बेच दिया, 600 रुपये का लाभ हो गया। कितने के ऊपर हुआ? तो 3000 के ऊपर हुआ और इनटू प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0, 3 कम 3 और ये हो जाए 20 या 60। तो यहाँ पे 20% का क्या आ जाएगा लाभ, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है। तो पंक्तियों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो एक ही कैंडिडेट का क्या है, अपने को दोनों ओर से स्थान दे रखा है। तो क्या करोगे, दोनों ओर से स्थान दे रखा है तो दोनों ओर का स्थान जोड़ दो और माइनस कर दो 1। तो यहाँ पे ये 6 और 8 14, 14 में से 1 गया तो यहाँ पे 13। तो टोटल कैंडिडेट पंक्ति के अंदर 13 आ जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं। 6:30 बजे हैं तो यहाँ पे जो मिनट वाली सुई है वो 6 के ऊपर आएगी, 6:30 हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपकी घंटे वाली सुई है वो थोड़ा सा 6 से क्या होगी, खिसकेगी, 6 और 7 के बीच में होगी, तो यहाँ पे होगी। अब इसने बोला है घड़ी की दोनों सुइयां दक्षिण दिशा में है, घड़ी की सुइयां हैं वो 6:30 हुए हैं, तो घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है। तो ये कौन सी है, दक्षिण दिशा होगी। तो 24 घंटे बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर, किस दिशा को इंगित करेगी? अब आपको पता है भी 12 बज गए, यानी अब मान लो भी अब फिलहाल में क्या है 12 बजे हैं। अब 12 बजे हैं फिलहाल में, तो इसके 24 घंटे बाद कितने बजेंगे? तो आप बोलोगे सर 12 ही बजेंगे। मैं बोलता हूं भी अब 2 बजे हैं, ठीक है, 12 घंटे बाद में कितना बजेगा? तो आप 12 घंटे के बाद में आप बोलोगे सर 2 ही बजेगा। तो इसी प्रकार से 24 घंटे के बाद में, यानी 24 घंटे के बाद में कितना बजेगा? 2 ही बजेगा। तो यहाँ पे 24 घंटे के बाद में जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी? तो वापस 6 के ऊपर आ जाएगी। तो यही इसने पूछा भी दक्षिण यानी किस दिशा में इसका है वो साइड होगी, यानी किस दिशा में होगी मिनट वाली सुई? तो वो दक्षिण दिशा में होगी। 24 घंटे के बाद में वापस यहीं पे आ जाएगी। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, रमेश एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इससे उसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब देखो भी दोनों ओर क्या है, यहाँ पे 15% कम मूल्य पर खरीदता है और 10% अधिक मूल्य पर बेच रहा है। तो मैंने मान लिया भी उसका वास्तविक मूल्य क्या है, 100 रुपये है। वास्तविक मूल्य क्या है, 100 रुपये है। कम वास्तविक मूल्य से 15% कम खरीदता है, यानी 85 रुपये में खरीदता है। फिर भाई 100 का 15% 15 ही होता है और 100 कम खरीदता है तो यानी 85 में खरीदेगा। और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो वास्तविक मूल्य है वो इसका 100 है और इसके 10% अधिक पे बेचेगा तो 110 में बेचेगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर देख लो, 85 में खरीदा था और 110 में बेच दिया। कितने का अंतर आ गया अभी? तो ये आपके पास में 25 का अंतर आ गया। कितने के ऊपर आ गया?
तो ये 85 के ऊपर आ गया और इंटू 100, तो 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 17 5 85, यानी 500 के अंदर है वो आपको 17 का भाग लगाना है। 500 के अंदर 17 का भाग लगाओगे तो आपके पास 29.41% आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब दी गई श्रेणी का मान ज्ञात करना है आपको, मान ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास में 2 की पावर 2 है वो क्या है, कॉमन आ रही है। भी 2 की पावर 2 कॉमन आ रही है सभी में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 की पावर 2 बचेगा, प्लस में 2 की पावर 2 इसमें कॉमन आ गई, तो इसमें यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस में 6 की पावर 2 है, तो इसमें से अगर 2 की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, अभी 3 की पावर 2 बचेगा। इस प्रकार से चलता रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 की पावर है वो 2। चीजें समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी ये आगे वाला क्या है, ये आगे वाला है वो एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 और अपॉन में 6। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 क्या है, ये यहाँ पे इसके गुणा के अंदर है, तो सभी के गुणा के अंदर लगा दो भी 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू n का मान कितना है, यहाँ पे 11 है और 11 प्लस में 1 यानी 12 हो जाएगा और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 11 2 22 और 1 23 बटा सभी के अपॉन में क्या आ जाएगा 6 कम 6 2 12, तो ये हो जाएगा 11 चौके 88 और 23 2 46। अब 46 का 88 के साथ में गुणा करवा दो भी, तो 11 चौके 44 ही होते हैं भी, 88 नहीं होते, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। तो ये हो जाएगा 11 2 44। अब 44 का इसके साथ में गुणा करवाओगे, 6 चौका 24 2, 6 चौका 24 और 2 कितने होते हैं अभी 26। उसके बाद में 4 चौका 16 1 और फिर बचेगा 4 चौका 16 और 1 17। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, 4 का 4 आ जाएगा और 6 6 12 1 7 2 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 20 24, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, आयात करना निर्यात दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार से व्यय है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो वो राजस्व से संबंधित हो जाएगा। भी राजस्व घाटा होता है ना, राजस्व से संबंधित हो जाएगा। भी आयात है वो एक प्रकार से आयात करना यानी मंगवाना और निर्यात करना यानी बेचना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। भी आयात करना मंगवाया है, निर्यात करना यानी बेचा है। और यहाँ पे व्यय करना, व्यय एक प्रकार से क्या है, व्यय का उल्टा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बचत हो जाएगी और बचत को अपन क्या बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भी पढ़ेंगे ही नहीं। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। कोई ट्रिक नहीं है इसकी, डायरेक्ट आपको गुणा करके ही देखना पड़ेगा। भी गुणा करोगे 588 को 3 से, तो ये आपका 588 है, उसको 3 से गुणा करोगे 8 या 24 और 2 26 2 और 15 और 2 17 यानी 1764 आ गया। अब 1764 का इस प्रकार से देख लो भी, भाग विधि के द्वारा 2 2 के पेयर बना लो, 4 चौका 16 बच गया कितना, 1 बच गया, यहाँ पे 4 इसमें से जुड़ जाएगा 8 और डबल यानी जो संख्या उतरेगी वो जोड़े के रूप में उतरेगी, तो 164 आ गया। अब इसको 2 से गुणा करवा दो तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अभी आगे देखो भी, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, तो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को जानते हुए 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो BOTTLE को 88 लिख रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन को क्या लिखेगा ये आपको बताना है। तो देखो भी B आता है 2 पे, O आता है यहाँ पे 15 पे और T आता है 20 पर, 20 और 20 40 हो जाएंगे। L आता है 12 पे, 12 और 5 17, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। सभी को जोड़ो भी, सभी को जोड़ोगे तो 5 और 2 7, 7 7 14, 7 और 7 14, तो इसमें आ जाएगा आपका 14 1। उसके बाद में 1 2 3 3 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 7, तो ये आ जाएगा 74। कितना आ जाएगा भाई 74 आ जाएगा। अगर इसका उल्टा अगर अपन जोड़े, उल्टा जोड़े भी, B का उल्टा होता है आपके पास में 25, O का उल्टा होता है 12, T का उल्टा होता है GT रोड G आता है 7 पे 7 7 14 हो जाएगा फिर, और L आता है LO
ये हो जाएगा आपके पास में O, यानी O आता है 15 पे, और E का उल्टा होता है V आता है 22 पे। तो देख लो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 11 और 7 18 हो जाएंगे, एक बच गया, 2 और 2 4, 4 5 6 7 और 8 88 आ गया। तो इसका उल्टा जोड़ रहा है वे, तो G का उल्टा है वो GT रोड, T होता है 20, और R का उल्टा इंडियन रेलवे यानी I, इंडियन रेलवे I आता है 9 पे, ग्रीन E आता है 22 पे, उल्टा होता है 22, 22 2 44, इसका दोबारा 44 जोड़ दो, और N आता है 13 पे, तो 13 जोड़ दो, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 1 और उसके बाद में 2 4 6 7 और 8 86 आ जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी, जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है, तो भिन्न का हर ज्ञात करना है आपको। तो मैंने वो भिन्न मानी है x बट्टा वाई, ठीक है, x बट्टा वाई है। अब इसमें अंश में 6 जोड़ेंगे तो x प्लस में 6 हो जाएगा भी। तो भिन्न का जो मान है यानी x बट्टा वाई, ये जो भिन्न है इसका मान है वो कितना बढ़ जाता है, 3/4, 3/4 बढ़ जाता है। ये लो 3/4 आ गया। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं भी, यहां पे अगर यहां पे इसमें से ये हो जाएगा एक प्रकार से, इसको अगर बराबर से दूसरी साइड में लेके आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा भी, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास में बनेगा x प्लस में 6 अपॉन में y, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा सॉरी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x बटा वाई बराबर में क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब इसमें y क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस में 6, और यहाँ पे आपके पास में बच गया x, और बराबर में 3/4 आ गया। अब ये जो आपका y है ना, ये बराबर से दूसरी साइड में बढ़ जाएगा, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, कैंसिल हो गया अभी। तो ये y यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा अभी, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3y बराबर में, ये यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, 6 चौका 24, तो y बराबर में कितना आ जाएगा, 3 8 24, तो 8 आ जाएगा, जो कि y का मान आपको पूछा था। हर क्या है, y है, और अंश क्या है, x है। तो यहाँ पे 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है, 1:3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन उठाते हैं 2 और 3, 2 और 5 का देखो, 2 में विद्यार्थी कितने 30 है, और 5 में विद्यार्थी कितनी है 70 है। तो ये तो 3:7 होगा, ये तो नहीं होगा। अगला देखो भी 3 और 1, 3 में कितना है, तो 3 में 20 है भी विद्यार्थी, और 1 में कितना है, तो 1 में कितना है भी 60 है। तो इसका अनुपात देखो b कम b और b 60, तो यहाँ पे 1:3 आ गया ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से किन सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुनी है। तो यहाँ पे निम्न में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में 2 गुनी है, अन्य सेक्शन की तुलना में 2 गुनी है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं भी, इसमें देखो भी यहाँ पे जो 3 नंबर सेक्शन है इसके अंदर क्या है, 20 विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी है, और 4 नंबर के अंदर देखो भी कितना, तो 40 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे 4 नंबर सेक्शन आ जाएगा आपका राइट आंसर, कि निम्न में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या है वो किसी अन्य सेक्शन की तुलना में 2 गुनी है। तो 3 नंबर सेक्शन के अकॉर्डिंग है, वो 4 नंबर के अंदर है वो 2 गुनी संख्या है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों का औसत संख्या 3 है, सबसे कम संख्या वाला सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखो भी 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शन, पहले तो 3 सर्वाधिक संख्या वाले 60, और एक सेक्शन ये है 70, और एक आपका सबसे ज्यादा संख्या वाला है वो ये है। तो ये हो जाएगा कितना है 50। सभी को जोड़ो भी, 0 6 5 13 और 5 है 18, यानी 180 आ गया। तो 3 सर्वाधिक सेक्शनों वाले छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, 3 से भाग दोगे तो 60 आ जाएगा भी इसका औसत।
और 3 सबसे कम, तो सबसे कम है वो आपके ये सेक्शन हो जाएंगे 2, 3 और 4, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, 30 और 20 50, 50 और 40 90, तो ये आ जाएगा आपका 90। और इसका अगर आप एल्शियम एक प्रकार से औसत निकालोगे, 3 का भाग दोगे तो 30 या 90 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 60:30। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, तो सेक्शनों में औसत, सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या में अंतर कितने का है, तो छात्रों की औसत संख्या में अंतर देख लो भी कितने का, यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 30 छात्र और यहाँ पे 60 है, तो इसका मतलब हो गया 30 का अंतर आ गया, 30 का अंतर, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर है वो ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है। तो विद्यार्थियों की पहला तो आपको क्या है औसत संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 60 और 30 90, 90 और 20 110, 110 और 40 150, 150 और 70 कितने हो जाएंगे भी, तो 150, 70 और 50 120, तो ये आपके पास में हो जाएगा 0, 7 और 270 आ जाएगा अभी, 207 टोटल है वो 207 है, 270 है। तो यहाँ पे औसत ज्ञात करना है तो 6 का भाग दे दो भी, तो ये आ जाए आपके पास में 6 चौका 24, 6 पंजे 30 यानी 45, इसका औसत आ गया। अब विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम किसका मान है, तो औसत संख्या के निकटतम मान है वो एक तो 4 का है, एक तो 4 का क्योंकि 4 है वो 40 पे आता है, और एक आपका है वो यहाँ पे हो जाएगा 6 का, यानी 1, 4 और 6 का, 4 और 6 का, 6 का यहाँ पे कितना है 50 है, तो ये भी क्या है औसत के करीबन ही आ रहा है अभी 45 के करीबन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार सभी 9:15 है, यानी समय के अनुसार है वो अभी क्या है 9:15 है, भी 9:15 होगा तो घंटे वाली सुई है वो आपकी 9 के ऊपर होगी, और मिनट वाली जो सुई है वो 15 के ऊपर होगी। अब घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है, तो घंटे वाला सुई पश्चिम की ओर इंगित करता है, तो ये आपका पूर्व की ओर हो जाएगा भी मिनट वाली। 75 मिनट बाद सुई की दिशा क्या होगी, तो 75 मिनट के बाद अपन बात करते हैं पहले 60 मिनट की, तो 60 मिनट के बाद में वापस क्या है सुई यहाँ पे होगी 60 मिनट के बाद में। अब बच गया कितना, 15 मिनट बच गया, 15 पे पहले आया हुआ है, अब 15 और आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, तो उसका जो मिनट वाली सुई है उसका मुख कहाँ पे हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 4 नंबर है क्या, 3 नंबर ही है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भी 2, 9, 28, 65 और आगे बताना है क्या आएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो एक की स्क्वायर प्लस में एक की स्क्वायर नहीं, एक की क्यूब करो भी, एक की क्यूब प्लस में एक 2 आ गया, फिर 2 की क्यूब प्लस में 1 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, फिर 3 की क्यूब प्लस में 1 करेंगे तो 28 आ गया, फिर 4 की क्यूब प्लस में 1, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4 चौके 16 और 1 17, तो यहाँ पे 4 की क्यूब आ गया ना, 4 की क्यूब 64 होती है प्लस में 1, अब 5 की क्यूब प्लस में 1 करेगा, 5 की क्यूब 125 होती है और प्लस में 1 करेगा तो 126। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। ए को इसने क्या है Z 26 लिखा है, ई को V लिखा है, यहाँ पे उल्टा लिख रहा है, अभी S को देखो 8 लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ए का उल्टा है वो Z होता है तो 26 लिख दिया, ई का उल्टा V होता है तो 22 लिख दिया, S का उल्टा है वो F होता है तो यहाँ पे 8 लिख दिया, F का उल्टा H होता है, सॉरी S का उल्टा क्या होता है H होता है, जो कि 8 लिख दिया। अब इसमें देखो भी S का उल्टा H होता है यानी 8 लिखेगा, T का उल्टा GT रोड 7 होता है, और O का उल्टा है वो O का उल्टा क्या हो जाएगा अभी, तो O आता है फादर अंकल, और ये हो जाएगा O आता है 15 पे, लव L आ जाएगा 12 पे, तो ये हो जाएगा 8 7 12 और 9, और ये आता है 26, और उसके बाद में G आता है 7, और उसके बाद में G 7 पे नहीं, 7 पे नहीं भी, G का उल्टा क्या होता है GT रोड 20 पे आएगा, और E आता है 22 पे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर है वो आपको D 4 पे आता है, 4 और 3 7, 11 और 3 13,
और उसके बाद में 17 और 3 20 और 22 और 3 25। तो इसी प्रकार से 3 3 जोड़ रहा है अभी सभी में, तो यहाँ पे 3 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 के, और ये उसके बाद में है m है वो आता है 3 जोड़ोगे तो 16 p, और उसके बाद में p में 3 जोड़ोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा p में 3 16 और 3 19 ऐसा आ जाएगा, और s में 3 जोड़ोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा s 19 पे आता है, 19 में 3 जोड़ोगे तो ये आपके पास में v आ जाएगा, यानी 19 और 3 22 v आ जाएगा, तो KPSV आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 108 117 126, आगे बताना है क्या आएगा। तो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे सभी को क्या कर रहा है, ये 12 से डिवाइड कर रहा है, अभी 12 से डिवाइड नहीं कर रहा है, 9 से डिवाइड कर रहा है, अभी सभी को 9 से डिवाइड कर रहा है, 12 निमा यानी 12 इंटू 9, और इसी प्रकार से 13 इंटू 9, और फिर 14 इंटू 9, अब 15 इंटू 9, 15 निमा 135, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है, यानी जिसकी पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का संबंध सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अगर ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है 4:8 के बराबर नहीं है तो उसको आपको कैंसिल करना है भी। अब 4 और 8 कैसे आया, तो पहली संख्या इंटू पहली संख्या बटा 2, तब जाकर के दूसरी संख्या आती है। पहली संख्या 4 है और इंटू दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 2, तो 4 2 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं 8 इंटू और 8 अपॉन में 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, 8 या 8 चौका 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये देखो भी 2 इंटू 2 यानी पहली संख्या इंटू पहली संख्या बटा 2, तो ये आ जाएगा 1, तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 2 एकम 2, 1 आएगा ना यहाँ पे, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। 6 और 18 का देख लो भी, 6 इंटू 6 अपॉन में 3, 6 इंटू 6 अपॉन में 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 3 18 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो बच गया ऑप्शन ही एक बचा है, क्योंकि 3 इंटू 3 बटा 2, तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 इंटू 1.5, तो आपके पास में 4.5 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी 3:9 है, ये क्या है, सही संबंध नहीं है अभी इसके बीच में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 96 नंबर क्वेश्चन है, अभी पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं, अभी 5 से डिवाइड कर दो सभी को, 5 से डिवाइड करूँगा 175, फिर 5 से डिवाइड करूँगा 35, फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो 7 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, n को 13 लिख रहा है यानी उल्टा लिख रहा है, p को 11 लिख रहा है यानी उल्टा लिख रहा है, t को 7 लिख रहा है उल्टा लिख रहा है। तो यहाँ पे a को लिखेगा 26, काला पानी 11, 26, इंडियन रेलवे 9, EV इवनिंग 22, n आता है 13 पे और t आता है, t कितने पे आएगा अभी, तो GT रोड 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसके अंदर है वो एक पे आता है 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो यहाँ पे आ जाएगा जे। फिर आता है p आता है p 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 कितने होते हैं अभी, तो 22 और 3 25, 25 पे आ जाएगा y, तो जे वाई आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, पिता पुत्री और कुत्ता तीनों के तीनों अलग अलग हो जाएंगे भाई, तीनों है वो आपके अलग अलग हो जाएंगे, पिता अलग हो जाएगा, पुत्री अलग हो जाएगा, कुत्ता अलग हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी कुट बादशाह में राइस को 73 लिख रहा है, आर को 18 पे लिखेगा, आई को 9 लिखेगा, ई को सी को 3 लिखेगा और ई को 5 लिखेगा। तो इसमें हो जाएगा आपके पास 5 से 3 8, 8 8 16, 16 और 8 24 और 1 25 2, तो ये आ जाएगा 35 ही योग हो रहा है अभी इनका। तो उल्टा करके और जोड़ लो भी, उल्टा करके और जोड़ोगे तो ये आपके पास में क्या बनेगा, तो आर इंडियन रेलवे यानी 9 18 और उसके बाद में ई आता है 24 पे और 24 को सी आता है 24 पे और ई आता है 22 पे।
तो 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 2 कितने होते हैं? 23। 2 2 और 2 4, 2 6 और 1 नहीं, क्या कर दिया अभी? 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 और 4 कितने होते हैं? 17 और 4 21, 21 और 2 23, 2 बच गया। 2 2 4 2 6 और 1 7, 73 आ गया ना। अब देखो भी इसको क्या लिखेगा, तो उल्टा लिख रहा है। एफ फादर अंकल 21 और एल आता है 12 पे, तो ये हो जाएगा 15 और ओ आता है 15 पे, तो ये 12 और उसके बाद में यू आता है, यू कितने पे आता है? 21 पे। और इसका विपरीत हो जाए फादर अंकल अब 6 पे और इंडियन रेलवे यानी 9 पे। अब देखो भाई 5 और 1 6, 6 12, 12 और 2 14, 14 और 10 24 यानी 23, 2 2 2 4 और 2 6, तो 63 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से एक पेपर हमने और कंप्लीट किया भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आया होगा। और फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी 13 जनवरी 2021 को, जो 10:30 बजे पेपर हुआ था, उस पेपर की जो क्लास है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाले हैं। उस पेपर का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।